हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण। बाल विकास के अभी बाल विकास सब्जेक्ट के हमारा चल रहा है। तो बाल विकास में करीब 20 से 25 टॉपिक है और 20 से 25 टॉपिक को हम करंटली हर रोज यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। जिसमें थर्ड टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। एक बच्चा रहता है, उस बच्चे पर वातावरण और वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम थोड़ा बेसिकली जानेंगे। सबसे अगर पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वंशानुक्रम रहता है और वंशानुक्रम के साथ साथ यहाँ पर वातावरण रहता है। अब वंशानुक्रम रहता है उसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि वंशानुक्रम को हम जैविक कारक भी कहते हैं और वातावरण को हम सामाजिक कारक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको वंशानुक्रम और वातावरण को यहाँ पर बांट सकते हैं। अब अगर परिभाषा की बात करें यहाँ पर हम, तो परिभाषा वुडवर्थ जी ने, ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने परिभाषा दी हुई है कि वंशानुक्रम और गुणनफल वातावरण, इस प्रकार से इनकी परिभाषा दी हुई है। कभी कभी ऐसी परिभाषा भी आ जाती है कि यहाँ पर जोड़ का निशान आ जाता है या फिर भाग का निशान आ जाता है। हम गुणवर्थ की अगर परिभाषा ढूंढेंगे तो यहाँ पर वंशानुक्रम वातावरण को यहाँ पर गुणनफल बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे के ये पूरक है। ये अगर इसमें दोनों में से अगर एक की बात करें तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में अगर हमने समझा था उसको आपको एक बार और बता देता। अगर विकास की बात करें हम, अगर वंशानुक्रम 0 है और वातावरण यहाँ पर अगर उपस्थित है तो यहाँ पर विकास नहीं होगा। अगर वंशानुक्रम उपस्थित है और वातावरण नहीं उपस्थित नहीं है तो विकास यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर वंशानुक्रम भी उपस्थित है और वातावरण भी उपस्थित है तो दोनों यहाँ पर विकास संभव होगा। तो वंशानुक्रम की बात करें सबसे पहले हम, ये तो हमने थोड़ा बेसिकली जान लिया है परिभाषा के आधार पर। अगर यहाँ पर वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम जो होता है वो पीढ़ी दर चलता है। अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो वंशानुक्रम जो रहता है वह एक कोष पर आधारित रहता है। एक कोष हम जीन्स को कहते हैं। यह जीन्स को हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं हिंदी में। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो गुणसूत्र आता है। तो ये जो गुणसूत्र रहते हैं ये एक कोष रहते हैं और एक कोष के आधार पर ही संयुक्त कोष रहता है। और जो संयुक्त कोष रहता है वह संयुक्त कोष दो कोषों से मिलकर बना रहता है। एक पितृ कोष और एक मातृ कोष रहता है। अगर इनको हम परिभाषित करेंगे कि पितृ कोष में एक्स वाई रहता है और यहाँ पर माता का जो कोष रहता है वो एक्स रहता है। इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अब अगर यहाँ पर गुणसूत्र की बात करें हम तो गुणसूत्र रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पितृ में और मातृ में दोनों में 22 गुणसूत्र जो रहते हैं वह समान रहते हैं। अब यहाँ पर 22 में मैं एक जोड़ूंगा तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र, इसमें भी 22 में एक जोड़ेंगे तो 23 गुणसूत्र असमान हो जाएंगे। अगर कुल गुणसूत्र की संख्या अगर पूछे आपसे तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब ये जो गुणसूत्र थे इसका हमने आपको देख लिया कि 23 होते हैं। पर अब लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए पितृ कोष और मातृ कोष के आधार पर गुणसूत्र जो बनते हैं उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब जैसे लिंग का निर्धारण रहता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लिंग का जो निर्धारण, जैसे कि पितृ कोष का यहाँ पर एक्स और वाई है और मातृ कोष का जो यहाँ पर एक्स और एक्स है। अगर हम लड़की की बात करें कि अगर किसी दंपति को लड़की अगर हुई है तो उनका जो गुणसूत्र है वह इस आधार पर होगा। यहाँ का एक्स आएगा पितृ कोष से और मातृ कोष से
एक्स आएगा। दोनों को मिलाकर लड़की का जो गुणसूत्र रहता है वो एक्स एक्स रहता है। अगर लड़की होती है तो, और अगर लड़का होता है तो यहाँ पर पितृकोश का y आएगा और मातृकोश का x आएगा, और x y जो गुणसूत्र रहता है वो लड़का उपस्थित रहता है। तो इस आधार पर गुणसूत्र रहते हैं। अब गुणसूत्र के बाद में हम अगर बात करें यहाँ पर, तो इसके अलावा यहाँ पर नियम बताए हुए हैं। तो नियम यहाँ पर 3 नियम दिए हैं। इसमें एक समानता का नियम, और दूसरा है समानता का नियम दिया है, और यहाँ पर विभिन्नता का नियम दिया हुआ है। अब विभिन्नता के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है समानता, विभिन्नता और यहाँ पर प्रत्यागमन का। ये 3 नियम दिए हैं। अब जो 3 नियम दिए हैं वह समानता का जो नियम है, समानता का जो नियम है, वीडियो रोकना। अब जो 3 नियम दिए हुए हैं यहाँ पर हम नियम समझ रहे थे अभी। अब यहाँ पर 3 नियम दिए हैं अनुवांशिक में, वंशानुक्रम में, जिसमें समानता का नियम है। समानता का नियम में सोरेंस और सोरेंस के अलावा डार्विन ने ये नियम बताए हैं। अब समानता का नियम क्या कहता है हमारा, कि समानता के नियम में अगर किसी के जो माता पिता रहते हैं उनकी समान पुत्र या पुत्री, इस प्रकार से बताते हैं। इसका तात्पर्य ये रहता है कि गोरे माता पिता की संतान गोरे, और जैसे किसी मंदबुद्धि रहते हैं किसी के माता पिता, तो उसकी जो संतान रहती है वो मंदबुद्धि रहती है। ये समानता का नियम के आधार पर कह सकते हैं हम इसको। अगर इसके अलावा में विभिन्नता की बात करें हम, तो विभिन्नता का नियम ले मार्क, और ले मार्क के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है डार्विन। ठीक, अब डार्विन ने 2 नियम बताए, एक समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम। ठीक है, डार्विन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर ले मार्क है। अब इसमें अगर हम बात करें तो विभिन्नता के नियम में बताया हुआ है कि माता पिता की संतान विभिन्न में होना। ठीक, अब ये विभिन्न में कैसे होती है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिता है वो व्यवसाय करता है और उसका जो पुत्र है वो नौकरी करना चाहता है, तो ये विभिन्नता के आधार पर आता है। विभिन्नता के आधार पर किस प्रकार से, जैसे कि मान लो पिता का अगर व्यवसाय है, कारोबार है अगर बड़ा, ठीक, तो वो पुत्र यहाँ पर नौकरी करना चाह रहा है, ठीक है, जॉब करना चाह रहा है। तो इस आधार पर यहाँ पर जो वंशानुक्रम का जो गमन चल रहा, मतलब वंशानुक्रम का जो विभिन्नता के आधार पर चल रहा है, तो वहाँ पर यहाँ पर रुक जाएगा, और यहाँ पर दिशा जो रहेगी वो दिशा एक क्रम में नहीं चल के दूसरे क्रम में बदल जाएगी। अब प्रत्यागमन की बात करें तो प्रत्यागमन ने मेडल पे दिया था, मेडल ने दिया था प्रत्यागमन। और प्रत्यागमन का इस प्रकार से रहता है कि प्रत्यागमन जो सिद्धांत रहता है तो वह, जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षक रहता है, उसका पुत्र डॉक्टर का होना। एक शिक्षक अगर कभी टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, परंतु उसका जो पुत्र है वो डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग है, ठीक है, और दोनों की दिशा अलग अलग है, पर वंशानुक्रम शुरू में एक ही था यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ही था, परंतु आगे जाकर यह अलग अलग हो गया है। इस प्रकार से प्रत्यागमन का नियम। अब यहाँ पर 5 सिद्धांत दिए हुए वंशानुक्रम पर, अब हम एक एक से बारी से जानेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। ठीक, जीव सांख्यिकी सिद्धांत जो रहता है वो फ्रांसीसी गार्टन ने दिया था। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें वंशानुक्रम को अलग अलग भागों में बांट दिया था। ठीक है, अगर जैसे कि सबसे पहले अगर माता पिता की बात करें तो माता पिता से किसी बालक को
1/2, मतलब पूरा जो वंशानुक्रम रहता है उसका आधा भाग माता पिता से मिलता है। इसके अलावा माता पिता के बाद में यहाँ पर माता पिता के अलावा यहाँ पर दादा दादी, दादा दादी और दादा दादी में आपको यहाँ पर 1/8 मिलता है। दादा दादी रहते हैं उनमें वंशानुक्रम 1/8 मिलता है। अब परदादा, परदादी या नानी या नाना, इसमें आपको मिलता है 1/4 मिलता है। तो इसके अलावा जो अन्य पीढ़ियाँ रहती है, अन्य पीढ़ियाँ रहती है, अन्य पीढ़ियों में आपको यहाँ पर मिलता है 1/16। अब आप याद कैसे करेंगे? अलग अलग भाग बांटा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो माता पिता से संतान उत्पन्न होती है, तो माता पिता का आधा भाग रहता है 1/2। ठीक, जीव सांख्यिकी सिद्धांत की बात करें हम तो वंशानुक्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, वंशानुक्रम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जीव सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब संख्या के रूप में ट्रिक के द्वारा आपको बता रहा हूँ मैं। सांख्यिकी क्या रहा है? जीव का मतलब क्या रहता है? जैविक। तो जैविक में हमने जाना है कि अनुवांशिक कहा जाता है। ठीक है, इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि जीव को जैविक कहा है और जैविक से अनुवांशिक निकला है, और अनुवांशिक जो रहता है उसको हमने यहाँ पर आधा आधा बांटा हुआ है। ठीक है, अनुवांशिक को हम वंशानुक्रम कह सकते हैं। ठीक है, ये पर्यावार्षिक दोनों के। अब वंशानुक्रम को यहाँ पर आधा आधा बांटा गया है। जैसे कि माता पिता रहते हैं उसमें 1/2 रहता है। अब दादा दादी रहते हैं उसमें 1/8 रहता है, मतलब 4 गुना यहाँ पर ज्यादा रहता है दादा दादी से। ठीक है, अब परदादा परदादी या पर नाना या पर नानी जो रहते हैं उसमें 1/4 आता है। और इसके अलावा जो अन्य पीढ़ियाँ रहती है जैसे कि मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची या अंकल आंटी, बहुत सारे जो भी रहते हैं वो अन्य पीढ़ियाँ में आते हैं, उसमें वह 1/16 के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जीव सांख्यिकी सिद्धांत कहा गया है। और अगले बात करें उपार्जित गुणों के अवितरण सिद्धांत। पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता और सुजनन शास्त्र, ठीक है, ये दोनों ऐसी चीजें की परीक्षा में आती रहती है। व्यक्तिगत विभिन्नता और सुजनन शास्त्र जो रहता है वह फ्रांसीसी गार्टन ने दिया था। ठीक है, अब हम उपार्जित गुणों के अवितरण की बात करें हम तो यहाँ पर जो ये था ये यहाँ पर बीजमैन ने दिया था। अब बीजमैन ने एक उदाहरण दिया था। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक ही चीज वाक्य से समझना है कि यहाँ पर होता क्या है कि बीजमैन ने एक चूहे की पूंछ काट दी थी। ठीक है, ये चूहा था। ठीक, ये चूहा बनाया हुआ है यहाँ, ये चूहा था। अब बीजमैन ने क्या किया कि जो ये पूंछ थी इस पूंछ को यहाँ पर काट दिया। ठीक, और ये देखा कि जो वंशानुक्रम रहता है, वंशानुक्रम में क्या अगली संतान बिना पूंछ के पैदा होती है या नहीं होती है। तो बीजमैन ने पाया कि जो चूहा था उसकी जो संतान थी वह संतान पूंछ वाली उत्पन्न होती है ना। तो उससे क्या हुआ कि उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत सफल पाया था बीजमैन ने। बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर उपार्जित गुणों में कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो चूहे थे उसके चूहे की पूंछ काटी और अगली संतान होने का इंतजार किया था, जिसमें से अगली जो संतान थी वह पूंछ बिना पूंछ मतलब पूंछ वाली हुई थी। ठीक, अब उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। अब इसकी बात करें हम यहाँ तो यहाँ पर जिराफ के आधार, जो जिराफ रहता है उस आधार पर इसको पाया था। अब जिराफ को किस प्रकार से पाया था? जिराफ जो था उसकी गर्दन पहले लंबी नहीं थी। ठीक है, लंबी नहीं थी, वह लंबी इसलिए हुई कि कुछ ऐसी परिस्थिति थी जो वो भोजन प्राप्त करने के लिए उसने गर्दन ऊपर उठाई, और उठाने पे फिर क्या है कि पीढ़ी दर संतान हुई, और संतान होने के बाद में जो अनुवांशिक क्रिया हुई, अनुवांशिक क्रिया होने के बाद में जो जिराफ है उसकी गर्दन लंबी पाई गई। इस आधार पर ये 3 थे। अब हम बीज कोष की बात करें, चौथा सिद्धांत है बीज कोष का, और बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया हुआ है। इस आधार पर बताया गया है, यह जो था ये बीजमैन ने दिया था
ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये बीज मैंने दिया था। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर भी बीज है और यहाँ पर भी बीज है, ठीक है। इस आधार पर आप ये सिद्धांत याद कर सकते हैं। इस सिद्धांत में निरंतरता चल रही है, ठीक है। निरंतरता शब्द आ रहा है, तो निरंतरता का शब्द इंग्लिश में कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू मतलब ऐसी क्रिया जो जब प्रारंभ होती है, उस प्रारंभ होने के बाद में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती रहती है बिना रुके, वह निरंतरता सिद्धांत के आधार पर आता है। जैसे कि मान लीजिए यह पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी से जो प्रारंभ हो रही है, ठीक है, पहली से दूसरी आई, दूसरी से तीसरी आई, तीसरी से चौथी आई, चौथी से पांचवी, तो पांचवी से कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब रुकेगी नहीं। वह 20 कोश की निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब भाषा विकास का सिद्धांत की बात करें तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था, ठीक। अब यहाँ पर चॉम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। अब अगर इसको हम जाने तो भाषा विकास का सिद्धांत में चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा विकास ऐसी भाषा जो बच्चा जन्म से जानता है। मतलब चॉम्स्की ने एक परिभाषा दी हुई है कि भाषा विकास में बच्चा जन्म से ही भाषा जानने लग जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम माने तो भाषा जो रहती है बच्चे की, वह रहती है क्रंदन। क्रंदन के आधार पर बात करें तो वह रोता है, ठीक है, वह रोता है। और रोने के बाद में दूसरे नंबर में बलबलाना आता है। अब बलबलाना आता है, बलबलाना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई बालक जो रहता है वह सिर्फ एक वर्ड बोलता है, कोई पा बोलता है, कोई माँ बोलता है, बारी बारी से कंटिन्यू बोलता रहता है, तो बलबलाना आता है। बलबलाना के बाद में वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अगर उसको भूख लगी हुई है तो संकेत में आपको बताएगा कि मुझे भूख लगी है या पानी पीना है, या उसके जो चेहरा रहता है उसके हाव भाव पे एक संकेत के माध्यम से बताता है। अब सांकेतिक के बाद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनना है, सुनने के बाद में वो बोलेगा, और बोलने के बाद में वो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में वह लिखेगा, ठीक है। ये सामान्य क्रिया रहती है, ठीक है। ये सामान्य की बात करें, ठीक है। यहाँ क्रंदन होता है, फिर बलबलाना होता है, फिर सांकेतिक होता है, फिर सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है, ठीक है। सामान्य स्तर पर रहता है। परंतु यहाँ पर अगर मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो मॉन्टेसरी ने यहाँ पर यह बताया है कि बच्चा या सुनता तो है, उसके बाद बोलता भी है, परंतु बोलने के बाद में वह लिखना सीखेगा, और लिखने के बाद में वो पढ़ना सीखेगा। इस आधार पर ये क्रिया चलती रहती है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आपको एक क्रम दे दिया जाएगा, ये क्रम किसने दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले यहाँ पर सामान्य में पढ़ना आएगा, और मॉन्टेसरी पद्धति में यहाँ पर पहले लिखना आएगा, ठीक है। अगर आधार की बात करें भाषा विकास में कि इन चारों में से आधार कौन सा है, तो यहाँ पर सुनना आधार रह सकता है। अगर बच्चा सुनेगा तो सुनने के बाद में वह उसको दोहरा सकता है अनुकरण के माध्यम से। जैसे कि आपने पापा बोला है तो वह सुनकर उसको दोहराएगा अनुकरण के माध्यम से, और वह बोलेगा तो फिर वह पढ़ना सीख सकता है, ठीक है, बोल बोल के। अगर कोई बच्चा बोल रहा है बारी बारी से, ठीक है, कंटिन्यू बोल रहा है, तो वह लिख सकता है, और लिखने के बाद में पढ़ना सीख सकता है, पढ़ने के बाद में फिर लिखना भी सकता है। अगर यहाँ पर 1 वर्ष के बच्चे की बात करें हम कि 1 वर्ष का जो बच्चा रहता है, ठीक है, 1 वर्ष का अगर बच्चा रहता है यहाँ पर तो करीब 3 शब्द वह सीख जाता है, ठीक है। अगर 1 वर्ष के बाद में हम यहाँ पर 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष का जो बच्चा रहता है वह करीब 100 शब्दों को। अब हम वातावरण की बात करें, अभी हमने वंशानुक्रम समझा था। अब वातावरण इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि वातावरण का डायग्राम है इस प्रकार से। वातावरण जो रहता है उसको 2 भागों में बांटा है, एक बाहरी भाग में बांटा है, एक आंतरिक भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें हम तो जो आंतरिक कारक रहता है वह जब गर्भावस्था रहती है, गर्भावस्था जब रहती है जब से लेकर तो जब बच्चे जन्म लेता है उसके अंदर 9 महीने में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वह आंतरिक कारक में आते हैं। अब गर्भावस्था में अगर बात करें तो गर्भावस्था अगर जैसे कि 9 महीने है, और 9 महीने में टोटल अगर ऐसा रहता है कि किसी का विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि किसी को पानी की प्रॉब्लम रह जाती है, या किसी को कोई बीमारी रहती है जन्मजात वह हो जाती है,
उस कारण जो रहता है वह शारीरिक विकृति होती है। शारीरिक विकृति किसी प्रकार से, जैसे कि मान लो कि किसी की उंगलियां सही नहीं होना, किसी के तो जुड़ जाना, या किसी कोई जुड़ जाता है, या फिर किसी के कान सही नहीं होना, या मुंह किसी का टेढ़ा हो जाना, यह विकृति आंतरिक कारक के अंतर्गत आती है। अब अगर हम बाहरी की बात करें तो बाहरी, आज इसको आंतरिक कारक, बाहरी जो कारक आता है, बाहरी कारक में प्राकृतिक और सामाजिक कारक बताया है। अब प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक को हम भौतिक भी कहते हैं, भौतिक भी कहते हैं। भौतिक के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण में आता है, जैसे कि पेड़ पौधे और जल, वायु, मतलब ऐसी चीजें प्राकृतिक कारक में, ऐसी चीजें जो पर्यावरण से संबंधित ऐसी चीजें जो सही नहीं मिल पाती। जैसे पेड़ पौधे अगर सही से नहीं रहे, या जल ही सही से नहीं मिलेगा, अगर दूषित जल मिलेगा तो बच्चों का विकास वातावरण के कारण प्रभावित होगा। इस प्रकार से प्राकृतिक कारक आते हैं। अब सामाजिक कारक में आते हैं तो समाज आता है, परिवार आता है, प्रथाएं आती है, संस्कार आते हैं। इस प्रकार से सामाजिक कारक में आता है। कोई बालक अगर परिवार में, किसी का परिवार सही नहीं रहता है, किसी का परिवार अपराधिक प्रवृत्ति का रहता है, तो उसके बच्चे भी बचपन से ही वैसा ही सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से देखकर। किसी के परिवार की प्रथाएं रहती है या संस्कार रहते हैं, वो भी सामाजिक कारक में ही ऐसा आता है। अब यहाँ पर बताया कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध, ठीक है। अगर वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध अगर हम जाने तो यहाँ पर बीज और खेत के जैसा है, ठीक है। अगर बीज वंशानुक्रम है तो वातावरण खेत है, ठीक है। यहाँ पर संबंध की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों का वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध बीज और खेत जैसा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। यह किसी से भी अलग नहीं रह सकते, दोनों एक ही है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब संबंध इनका पूरक में आएगा। इस प्रकार से था। अब यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव हमने संयुक्त रूप से समझ रहे हैं, ठीक। दोनों अलग अलग रहते हैं पर हम यहाँ पर दोनों को साथ में समझ रहे हैं। अब वंशानुक्रम वातावरण में शारीरिक गठन रहता है, ठीक है। शारीरिक गठन जैसे कि मान लो किसी का कद अगर छोटा रहता है माता पिता में, तो उसके जो बच्चे रहते हैं उनका भी कद छोटा रहता है, या किसी को कार्य करने की जो क्षमता रहती है उनकी भी कार्य करने की क्षमता समान रहती है। और वातावरण में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि, अगर मान लो मध्य बुद्धि के जो माता पिता रहते हैं वो मध्य बुद्धि रहते हैं, और जो कुशाग्र बुद्धि रहते हैं, कोई अगर अच्छा सीखता है तो वह उसके माता पिता जो रहते हैं उनकी बुद्धि अच्छी रहती है। अब लिंग भेद की बात करें हम तो लिंग भेद रहता है, वातावरण को प्रभावित करता है और वंशानुक्रम को प्रभावित करता है। लिंग भेद अगर मान लीजिए किसी के परिवार में अगर लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो उस आधार पर उसके बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं, इस आधार पर वातावरण भी रहता है। अब व्यक्तित्व की बात करें, स्वभाव की बात करें तो व्यक्तित्व और स्वभाव जो रहता है वह दोनों का समान ही है। इनको हम व्यवहार के अंतर्गत कह सकते हैं, ठीक है। दोनों व्यवहार के अंदर अगर किसी का व्यक्तित्व, माता पिता का अगर व्यक्तित्व व्यवहार अच्छा रहेगा, स्वभाव अच्छा रहेगा, तो उनके जो बालक रहते हैं, संतान रहती है, उनका भी व्यवहार अच्छा रहता है। अब इसका नाम सामाजिक स्थिति अगर जाने तो जो पारिवारिक स्थिति रहती है, ठीक, पारिवारिक स्थिति अगर अच्छी रहती है, किसी का परिवार अच्छा रहता है, कोई अगर अच्छा सिखाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करता है, पढ़ता है, तो उनके बच्चे भी वो सीखते हैं। जैसा वातावरण रहेगा बच्चे वातावरण में ढलेंगे और पढ़ेंगे। व्यवसायिक योग्यता की बात करें तो किसी का परिवार अगर व्यवसायिक संबंधित बड़े स्तर पर रहता है, कोई कारोबारी रहता है, तो उनके बच्चे भी वातावरण के आधार पर व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव सीखते हैं। और प्रजाति की बात करें तो प्रजाति जैसे कि मान लो प्रजाति पीढ़ी दर के आधार पर भी चलती है। जैसे कि मान लीजिए ठंडे प्रदेश के जो व्यक्ति रहते हैं वह थोड़े मतलब प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर गोरे रहते हैं और निग्रो रहते हैं, ठीक है। तो प्रजाति की बात करते हैं हम, ये दोनों इस प्रकार से रहते हैं कि ठंडा प्रदेश की अगर बात रहते हैं तो गोरे निग्रो में आते हैं, निग्रो प्रजाति आती है। और गर्म प्रदेश की बात करें तो गोरे रहते हैं। इस प्रकार से प्रजाति भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। अब मानसिक विकास की बात करें
तो वातावरण में मानसिक विकास का भी प्रभाव रहता है। जैसे कि मानसिक विकास इस प्रकार से, कोई बच्चा अगर अच्छा सीख रहा है, बड़ा चढ़ा के अगर अच्छा बातचीत चल रही है, संप्रेषण कर रहा है, तो मानसिक विकास के आधार पर आएगा। किसी का अगर जैसे मानसिक विकास अगर अच्छा है, जैसे कि कोई कुशाग्र बुद्धि करेगा और आप उसको कोई नई चीज़ बताओगे तो उसको समझने में, ग्रहण करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। आप बहुबुद्धि की बात करें तो बहुबुद्धि ऐसी बुद्धि रहती है जो एक बालक है, इस बालक अगर बहुबुद्धि रहती है, जैसे कि मान लीजिए ये सृजनात्मक में भी आता है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्राफ्ट कला रहती है, ठीक, क्राफ्ट के अलावा यहाँ पर अगर बच्चा अगर यहाँ पर तार्किक भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, मतलब ऐसी क्रिया है जो एक ही बालक है और अनेक प्रकार से क्रिया कर रहा है, तो वो बहुबुद्धि क्रिया के आधार पर आएगा। अब इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट में थर्ड प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि वंशानुक्रम एक परिभाषा दी है कथन के माध्यम से, जिसमें 4 ऑप्शन दिए कि B.N. झा, दूसरा H.A. पैटरसन, तीसरा जीन पियाजे और चौथा जेम्स ट्रेवर है, ठीक है। अब यह वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, ठीक है। एक जो परिभाषा दी है चोम्स्की द्वारा की जन्मजात भाषा रहती है, उस आधार पर यहाँ पर जन्मजात विशेषता रहती है वंशानुक्रम की, ठीक है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। योग बताया है कि ऐसा वंशानुक्रम जो व्यक्ति की जन्मजात रहता है, मतलब शुरू से रहता है, उसकी विशेषता का पूर्ण योग रहता है। तो इसका जो आंसर है वो B.N. झा हो जाएगा, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, ठीक है। अगर किसी माता पिता से संतानों को प्राप्त होती है, अभी हमने वंशानुक्रम का जो चैप्टर समझा उसमें बताया हुआ है, ठीक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण रहते हैं, वह गुण किस आधार पर रहते हैं, वह वंशानुक्रम के आधार पर रहते हैं, ठीक, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब ये किस नियम की बात आती है, तो ये समानता के नियम के आधार पर आता है कि समानता नियम इस प्रकार से रहता है कि जैसे माता पिता के गुण रहते हैं वैसे ही पुत्र के गुण भी या संतान के गुण भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहे हैं हम, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए या अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत, और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पर भिन्न भिन्न की बात हो रही है, तो भिन्न भिन्न विकास की गति के सिद्धांत पर आधारित रह सकता है, तो इसका यहाँ पर आंसर है यहाँ पर ये B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आप कहाँ पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं का ऑप्शन है यहाँ पर, क्या हो रहा, ओके, अरे निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ स्कूल दिया हुआ है, पुस्तकालय दिया हुआ है, धर्म दिया है और शिक्षण विधि दी, ठीक है। अगर यहाँ पर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी हमको शिक्षा मिलती है, पुस्तकालय जो रहता है, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, उसमें भी शिक्षा मिलती है, पर धर्म में हमको शिक्षा नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर धर्म हो जाएगा। और शिक्षण विधि रहती है, उसमें भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 जुड़वा बच्चे जो रहते हैं 2 अलग अलग स्थान पर रहते हैं, ठीक है। 2 जुड़वा बच्चे हैं, वह अलग अलग स्थान पर रहते हैं। एक स्थान पर जहाँ धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि की वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास व रूढ़िवादी का वातावरण है। बच्चों को बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरण कारक होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है भौतिक कारक, सामाजिक कारक और आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर एक संस्कृति की बात चल रही है और धर्म की बात चल रही है। धर्म में संस्कार और संस्कृति भी आते हैं और एक अंधविश्वास रूढ़िवादी भी आती है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक कारक ही आएगा। सांस्कृतिक कारक इसलिए आएगा क्योंकि संस्कृति और धर्म के आधार की बात हो रही है, ना समाज की बात हो रही है, ना आर्थिक की बात हो रही है, ना भौतिक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि चरित्र अगर निर्माण करना है तो उसका जो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है, ठीक है। अगर चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर।
व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या उपरोक्त डी। तो व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, ठीक है। चरित्र निर्माण होता है तो व्यवहार कुशलता की अवहेलना नहीं होती है। इसके अलावा जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा अगर सीख रहा है तो वो कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा उसको, कोई ना कोई चीज़ कमाएगा। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना होती है, ऐसा भी नहीं है। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक ये सभी विकास होता है। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।